हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में। तो आज की क्लास में बात करेंगे बच्चा कि एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, यानी कि हिंदी की कॉपी को लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है ना। कई बार मैं देखता हूँ वीडियो पे है ना, ठीक है, हर दिन यूट्यूब पर वीडियो आता है ना, ठीक है, कि हिंदी की कॉपी ऐसे लिखो ना। कई टीचर तो ऐसे होते हैं ना कि भाई साहब इतनी सुंदर हैंड राइटिंग लिख के लाते हैं ना, पता नहीं किससे लिखवाते हैं, या उनके पास कोई है या किससे लिखवाते हैं, या खुद लिखते हैं, है ना। मतलब 3 घंटे में बच्चा वैसी कॉपी लिख ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई, है ना। और बच्चा क्या घबरा जाता है कि कहीं अगर मैंने उतनी सुंदर हैंड राइटिंग नहीं लिखी तो कहीं मेरे नंबर न कट जाए, है ना। और वो टीचर ये भी नहीं बताते कि बच्चा ये मैंने खुद ही कॉपी लिखी है ना। तो ऐसी ऐसी कोई अब जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चे की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी हो, है ना। हम क्या करते हैं, बच्चों के मन में ना एक डर, एक ऐसा चीज़ डाल देते हैं ना कि इतनी ही सुंदर ऐसे ही, है ना, हर जगह पाई, हर जगह डैश, हर जगह नोटेड कॉमा, हर जगह अंडरलाइन, है ना, तभी सब कुछ सही रहेगा ना। ढेर सारी बच्चों के मन में ना बकवास चीज़ें ना भर दी गई है ना, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातों को आज मैं बिल्कुल, है ना, खंडन करूंगा, उसको बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में सही है, रियलिटी क्या है, और आपको बताया क्या जा रहा है ना, वो बताऊंगा, ठीक है। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी पेन से लिखना है ना, राइटिंग पे नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं, है ना। एक सही तरीका, यानी कि बिल्कुल एकदम वास्तविक बताऊंगा, जो होता है जैसा होता है, ठीक है। मैंने भी पेपर दिया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है, उनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आए हैं, ठीक है। 98, 97, 99 नंबर तक आए हैं। तो उनकी कोई राइटिंग बहुत खास नहीं थी, फिर भी उनके बेहतर नंबर आए, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं यहाँ पे आपके लिए कॉपी भी लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको सारी की सारी बातें बता पाऊँ, ठीक है। तो चलते हैं सीधे कॉपी पर, आपको समझाते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हिंदी की कॉपी को लिखने का सही तरीका क्या होता है। आइए चलते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की एक कॉपी, जिसको मैंने ही लिखा है, ठीक है ना। किसी बच्चे की कॉपी नहीं है, ये कॉपी मैंने ही लिखा है। और मैंने इस कॉपी को ऐसे लिखा है ना, कि आपको उसको देखकर वैसे ही आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। और बच्चे क्या गलतियां करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और क्या हमें नहीं करना है। कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन के आंसर को हम बहुत लंबा लिख रहे होते हैं ना, तो आंसर को कितना लंबा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, ये सारी की सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। हेडिंग्स कैसे डालनी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर भी है ना, और इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से हम देखेंगे कॉपी, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कॉपी का फ्रंट पेज। जैसे मान लेते हैं कि मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है। अब मैंने बच्चे की कॉपी को खोला, ठीक है, देखो। तो मैंने बच्चे की कॉपी को खोला है ना, ऐसे करके पलटा, ठीक है। पहली बात तो मेरे पास जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कॉपी होती है वो मेरे को मिली नहीं, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी कॉपी कहीं से ले ली है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चा। देखिए, तो जैसे ही बच्चे की कॉपी मैंने खोली, अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे पहला ही पेज बहुत सुंदर दिखा, हैंड राइटिंग उसकी बहुत अच्छी लगी, ठीक है, उसका लिखने का तरीका मेरे को पसंद आ गया, है ना। मैंने दूसरा पेज देखा, मैंने देखा कि यार ये भी काफ़ी कमाल का लिखा गया है, ठीक है। दूसरा पेज भी क्या है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है, ठीक है। तीसरा पेज भी क्या है, बहुत ही अच्छा, कहीं पे कटा पीटा नहीं है, बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। तो होगा क्या कि इससे जो टीचर होता है ना, वो बहुत खुश होता है, यानी कि टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपने पहले ही पन्ने में बेकार कर दिया, ढेर सारा कचरा कर दिया, या खींच खाच दिया, या कुछ गलत कर दिया, या आपका लिखने का तरीका सही नहीं है ना। तो एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा सा मतलब, है ना, माइनस पॉइंट आपको देता है। लेकिन अगर वो देखेगा ना कॉपी, तो फिर क्या होता है, जब भी वो आपके नंबर चेक करेगा तो खुशी खुशी चेक करेगा और आपको एकदम बढ़िया से नंबर देगा, ठीक है। तो इसलिए पहले 2-3 पेज आप ज़रूर अच्छे से लिखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। चलिए बात ही करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास पेपर है ना। अब पेपर में क्या है कि 1 से लेके, यहाँ से 1 से लेके टोटल 20 तक तो MCQ है। 20 MCQ के बाद ये क्या था, ये था खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। ये तो आपको OMR पे भरना है, जो कि मैंने आपको बताया है। और खंड ब हमारा स्टार्ट होता है वर्णात्मक प्रश्न। कहाँ से बच्चा, वर्णात्मक प्रश्न, खंड ब। कई बार क्या होता है कि जो खंड ब है वो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है, और कई बार क्या है, क्वेश्चन 21 से स्टार्ट होता है ना। जैसे मेरे पास एक पेपर और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको बातें क्लियर हो। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे, जो खंड ब है वो क्वेश्चन 1 से शुरू है। कहाँ से, 1 से शुरू है ना। और इसमें जो क्वेश्चन है वो किससे शुरू, 21 से शुरू है। तो चाहे जिससे शुरू हो, अगर 21 से शुरू हो तो आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 21, अगर 1 से शुरू है तो प्रश्न उत्तर संख्या 1, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 1 से स्टार्ट है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न।
जैसे मैंने लिखा है ना। इसको अंडरलाइन करेंगे ताकि देखने में बढ़िया लगे। फिर क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 01 है ना। अब इसमें क्या है ना कि आपका एक गद्यांश दिया गया है, इसमें 3 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। ये संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। तो देखो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, ध्यान समझिए। पहले हम लिखते हैं आद्यंत, है ना, यानी कि शुरुआत के कुछ शब्द लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है कुसंग का ज्वर, है ना, कुसंग का ज्वर, शुरुआत के कुछ शब्द लिखते हैं और फिर लास्ट के कुछ शब्द लिखते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है, उन्नति की ओर ले जाएंगे। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि जैसे टीचर को कि अब चूंकि इसमें अथवा करके दिया है तो आप इसका कर रहे हैं या इसका कर रहे हैं, इससे क्या होता है टीचर क्लियर हो जाता है। कई बार क्या होता है यहाँ पे क और ख करके दिया होता है ना, तो हम क कर रहे हैं या ख कर रहे हैं, अगर दिया है तो क लिख दीजिए, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें इस प्रश्न पत्र में, तो इस प्रश्न पत्र में ऐसे नहीं दिया है ना, क ख डायरेक्ट अथवा करके दे दिया है। जैसे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है, यहाँ पे न तो क है न तो ख है ना। तो आप ये क ख वाला है ना चक्कर ही छोड़ देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। बस आप जो कर रहे हैं उसका आप आद्यंत जरूर लिखेंगे। आद्यंत का मतलब होता है आदि, आदि मतलब शुरू, अंत मतलब यानी कि शुरुआत के कुछ शब्द और लास्ट के कुछ शब्द और बीच में डॉट डॉट डॉट, है ना। कोशिश करेंगे कि ये जो बातें हैं, है ना, ये जो बातें हैं आप उसको स्केच पेन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बच्चा, उसको आप स्केच पेन से लिखेंगे, है ना। और स्केच पेन थोड़ा 1-2 दिन पहले ही ले लेंगे, उसको चला के बढ़िया से चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि जब स्केच पेन नया होता है तो आप लिखते हैं, इधर क्या होता है कि इस बगल छप जाता है ना। और चूंकि ये पन्ना पतला है, वो जो एग्ज़ाम का जो पन्ना होता है वो मोटा होता है तो नहीं छपेगा, थोड़ा सा उसको चला के चेक कर लेना, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कैसे लिखा है ऐसे ही है। संदर्भ है ना बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे देखो ये देखो हिंदी है, इसको मैंने ब्लैक पेन से कर दिया। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बिल्कुल सही है। ये आपके 2 नंबर मिल गए यहाँ पे, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो संदर्भ डाला मैंने, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, ये बात आप हर में लिखेंगे। जो भी होगा गद्यांश या पद्यांश उसको आप जरूर लिखना, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो भी लेखक हो, जो भी गद्यांश हो, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है ना। पंक्तियों का यूज करना, प्रस्तुत पंक्तियां, क्योंकि वो जो रेखांकित अंश है वो तो पंक्तियां ही है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना बच्चा, ठीक है। ये बात जरूर लिखना, उसके बाद की लगा के आगे की जो भी बात है उसको लिखना, जो भी आपको पढ़ाया गया है। ये आपके 2 नंबर बिल्कुल सही लिखा गया है। तीसरा क्या है, कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की जो तुलना है ना, वह पैरों में बंधी चक्की से की गई है, ठीक है। बिल्कुल सही लिखा गया है ना। इस तरह से आपके बिल्कुल 6 नंबर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे है ना, ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, ये जो मैंने अंडरलाइन करा है ना, आप ध्यान दें, है ना, कि शुरुआत के 1-2 पेजों में ज़रूर करें। उसके बाद ज़्यादा सजाने में, ज़्यादा अंडरलाइन करने में कहीं ऐसा ना हो कि आपका टाइम बीत जाए ना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखना अंडरलाइन बाद में कर देना, लेकिन शुरुआत के 1-2 पेज में ज़रूर कर देना ताकि टीचर एकदम इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है ना। और एक छोटी सी बात जो मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। तो जब आप इससे 1 लिखते हैं, है ना, और 1 मतलब जैसे उतना ही बड़ा कोष्टक बनाते हैं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। अगर आप 1 लिखें और कोष्टक को थोड़ा सा बड़ा बनाएं, है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो ये क्या है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, है ना, इससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है जी, है ना। ये क्या है, पद्यांश का है ना, देख लेते हैं। दूसरा ये पद्यांश, उधव जाहू तुम ही हम जाने, है ना, ये पद्यांश का है। ये सूरदास के पद से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आद्यंत उधव जाहू तुम ही हम जाने, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया वैसे। फिर इसके क्या लिखेंगे, है ना। अब देखो कई बार क्या होता है, बच्चे ना जो संदर्भ लिखते हैं ना वो भी सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा समझो। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित। वो क्या था, गद्य खंड में संकलित, ये क्या है, पद्य खंड में संकलित। सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है ना। जो गद्यांश होता है उसमें लेखक होते हैं और जो
ये जो पद्य होता है उसमें रचयिता होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाता है, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। ऐसे करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूरदास जी का कहना है कि श्री कृष्ण, है ना, ऐसे करके जो भी है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ये चीज़ ध्यान देना, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूरदास जी का कहना है कि, इसके बाद जो भी तुम्हें लिखना हो लिख देना, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 2 नंबर। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हूँ, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, प्रस्तुत पंक्ति से यह तात्पर्य है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं कि सन्यास की बात करते समय क्या उनको तनिक भी संकोच नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है, आपको 2 नंबर, यानी 6 6 12 नंबर बिल्कुल आपके सही हो जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है बच्चा वो संस्कृत का होता है ना, आप देख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो संस्कृत का होता है ना। इसमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना पड़ता है। चलिए, तो इसमें भी आप आद्यंत लिखेंगे। इसका कैसे लिखते हैं संदर्भ, ध्यान देखेंगे, बिल्कुल सही लिखा गया है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, है ना, यहाँ पे क्या मैंने लिखा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। बाकी में क्या लिखा था, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अगर पद्यांश है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इसमें क्या लिखा है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। उसमें क्या लिखता था, गद्य खंड में संकलित। उसमें क्या लिखता था, पद्य खंड में संकलित। इसमें क्या लिखेंगे, संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। बिल्कुल सही है, 2 नंबर मिल गया। हिंदी में अनुवाद, ध्यान दो, है ना। यहाँ पर आप 1 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पर क्या है, 1 2 जैसा कुछ है ही नहीं। और इसमें क्या था, इसमें तो प्रश्न था ना 1 2, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप क्या लिखना है, संदर्भ, फिर हिंदी में अनुवाद, ठीक है। और फिर आपको उसको अनुवाद कर देना है। और ये आपके 2 नंबर होते हैं, ये 3 नंबर आपको मिल जाते हैं, ये 5 नंबर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब देखो होता क्या है कि बच्चे प्रश्नोत्तर संख्या 5, कई बार बच्चे क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे डैश लगाते हैं और जो 0 4 है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इससे बेकार तो लगेगा, पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 0 4, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। जस्ट इसके सामने लिखो ना भाई, है ना। और कई महान इंसान क्या होते हैं, वो लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या सिर्फ 4, है ना। अरे आप वो कहेंगे सर 0 4 लिखने का क्या मतलब, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए अच्छा लगने के लिए ही तो सारा काम कर रहे हैं हम लोग, और क्यों कर रहे हैं आप खुद सोचिए। आपकी कॉपी बाकी लोगों से अच्छी हो, आपकी कॉपी टॉपर में हो, इसीलिए तो कर रहे हैं, है ना। कई लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ लिखेंगे प्रश्नोत्तर 4, संख्या नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये लिखना थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए लिखा जाता है। अगला क्या है, एक श्लोक है ना। श्लोक का अब हमारे पास 2 होता है, एक ये तो मैंने ये वाला करा है, ठीक है ना। तो उसके कुछ लाइनें, मतलब कुछ शब्द लिखे फिर लास्ट के, और फिर मैंने इसका ये संदर्भ लिख दिया है, और फिर मैंने इसका अनुवाद भी कर दिया। ये भी 2 नंबर का और ये 3 नंबर का, इस तरह से 5 नंबर मिल जाते हैं। चलिए, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है वो है कड़खंड काव्य, है ना। अब चूँकि देखो क ख ग घ अंगा च छ ज झ यहाँ ना ढेर सारे इसमें है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है कि जो आपने खंड काव्य पढ़ाया गया, आपको कौन सा पढ़ाया गया है, कर्णखंड काव्य। तो इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है ना, बच्चे सोचते हैं दोनों करना है, एक ही करना है, जैसे मैंने पहला करा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5। अगर ये 25 होगा तो आप लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 25, और 25 का झ और झ यहाँ पे लिखना, और पहला, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करना बच्चा, इसकी स्टार्टिंग मैंने आपको सिखाया है ना। श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात, देखो मैंने क्या करा है, इसको ब्लैक पेन से लिखा है, और जो भी मैंने, है ना, जहाँ जहाँ पे ब्लैक पेन की यूज आवश्यक है वहाँ पे आप जरूर करें। द्वारा रचित कड़खंड काव्य 7 सर्गों में विभाजित है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के प्रसिद्ध वीर कड़ के जन्म से संबंधित है। ये बात आप हमेशा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कड़खंड काव्य की कथा वस्तु, जो कि हमने लिखा। लगभग आप 1 पन्ना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना, आराम से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और ये देखो ये कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है ना। तो ऐसा अगर कोई कोटेशन है तो आप उसको ज़रूर लिखें, है ना। टीचर इम्प्रेस होता है और आपको अच्छे नंबर देता है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या 6। इसमें 2 प्रश्न होता है, एक होता है क और एक होता है ख, है ना। एक क होता है, एक होता है ख। आपको इसमें एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का लिखना होता है। तो होता क्या है कि आपको 3 नंबर लेखक यानी कि जो जीवन परिचय लिखने को मिलते हैं, और आपके 2 नंबर उनकी रचना का नाम लिखने को मिलता है। तो कई बार क्या होता है, कई टीचर ऐसे होते हैं ना जो बताते हैं कि ना पहले एक बॉक्स बनाओ, फिर उस बॉक्स में ना उनका संक्षिप्त परिचय लिखो, फिर उसके बाद लिखो। नहीं, ये सब कचरा मत करो, ठीक है ना। सिंपल सा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, बस ये ध्यान देना है ना, कि उनका जन्म कब हुआ था, उस चीज़ को आपको काली पेन से दिखाना है, जैसे कि मैंने दिखाया है ना।
उनका गांव का नाम क्या था, अगर उनके पापा हैं तो उनके पापा का नाम क्या था, उनकी मम्मी का नाम क्या था, है ना, ये सब चीज़ें आपको दिखा देनी है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, ज़्यादा कचरा नहीं करना, ठीक है। और देखो ये मैंने कैसे लिखा है, कितना सिंपल तरीका। प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क, फिर पहला डाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, फिर ऐसे पाही लगाइए, ठीक है, फिर लिखा है जीवन परिचय। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है। और स्केच पेन, ये सारी की सारी बातें स्केच पेन से ही लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि लुक बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। अगर आप काली पेन से लिखेंगे तो थोड़ा सा जैसे खो जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही है। और इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम, तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाते हैं और 2 नंबर आपको यहाँ से रचना लिखने के 2 नंबर मिल जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा है, आपको ये हेडिंग डालनी है, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम। उसमें होता है कि एक रचना लिखिए, आपको एक आती है, एक लिखिए, फिर भी नंबर मिल जाएंगे। आपको 2-3 पता है, 2-3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्रश्न उत्तर संख्या 6 डाला हमने ख, फिर महाकवि सूरदास जी, है ना, इसका हमने जीवन परिचय लिखा। ये देखो मैंने काली पेन से लिखा है, उनका गांव का नाम, है ना, उनके पिता का नाम, उनके गुरु का नाम, जो काली पेन से लिखने लायक उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद उनकी जो रचना है ना, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, यानी 5 नंबर पूरे। आई एम सॉरी। 7वां प्रश्न होता है कि एक श्लोक लिखिए। क्या लिखिए बच्चा? एक श्लोक लिखिए। श्लोक में देखो मैंने कैसे लिखा है, प्रश्न उत्तर संख्या 7, यहाँ पे मैंने लिखा है श्लोक। एक बात और ध्यान देना कि आप लोग क्या करते हो ना, जैसे कि अभी यहाँ पे खत्म हुआ तो ये प्रश्न उत्तर संख्या ना यहीं डाल देंगे या यहीं डाल देंगे। भाई थोड़ा गैप लेके लिखो ना, थोड़ा जगह लेके लिखो कॉपी में, है ना, ठीक है। एकदम सटा सटा के लिखते हैं सब बच्चे, दूर दूर लिखो, साफ साफ लिखो, ठीक है ना। कॉपी के तुमने बोर्ड एग्जाम के फीस जमा करे हैं ना, तो जो कॉपी मिली हो तुम्हारे पैसे की, उसका पूरा यूज करो, है ना। मैं तो कहता हूँ कि एकदम सुंदर सुंदर लिखो, दूर दूर लिखो, ये नहीं कि एकदम, है ना, उसी में सब मिला दिया, ठीक है। तो इसके आपको कितने नंबर मिल जाते हैं? 2 नंबर इस श्लोक के। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 8वां जो प्रश्न होता है बच्चा, वो होता है आपका प्रार्थना पत्र का, है ना, यानी कि पत्र लेखन से संबंधित। पत्र लेखन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान दीजिए, है ना। जैसे कि ये मान लेते हैं एक आकस्मिक अवकाश है, तो एक प्रार्थना पत्र लिखना है इस पर, है ना, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कई बार कि ये जो धन्यवाद वाला पोर्शन है ना, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की है तो आपका आज्ञाकारिणी शिष्या, है ना, नाम बस नाम नहीं लिखना है, कक्षा 10, ये बात आप यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने बताया था। लेकिन मैंने और कई सारे किताबों में और कई सारे चीज़ों में देखा तो मुझे पता चला कि आप इसको यहीं पर लिखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आई होप आपको नहीं दिखा। तो ये जो धन्यवाद आपका आज्ञाकारिणी शिष्या या शिष्य नाम बस, इन सब चीज़ों को आप जैसे ये यहाँ और ये यहाँ पे होना चाहिए, ये सही तरीका होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये आपका कितने नंबर का होता है जी? ये आपका 4 नंबर का होता है, ये आपको 4 नंबर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, 9वां प्रश्न आपको 2 क्वेश्चन आंसर मतलब होता है, संस्कृत के वो दोनों देने होते हैं और दोनों 1-1 नंबर के होते हैं। इसमें आपको 4 से 5 होते हैं, जिसमें 2 करने होते हैं, हर कोई कर लेता है। 10वां प्रश्न होता है आपका निबंध का, ठीक है, निबंध जो कि 7 नंबर का आता है। और ध्यान दें, निबंध लिखने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखो मैंने कैसे लिखा है, प्रश्न उत्तर संख्या 10, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना। जैसे मान लेते हैं उसमें 5-7 टॉपिक है, मतलब 5-6 है, 5 आता है वैसे, 5 में से मान लेते मेरे को दूसरा वाला आ रहा है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, है ना। तो पहले इसकी रूपरेखा लिखनी है, और रूपरेखा को ना ऐसे 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 करके नहीं लिखना, ऐसे करके लिखना है, क्योंकि तुम्हें जगह घेरना है ना। प्रस्तावना विज्ञान, क्योंकि तुम्हें लगेगा ना कि तुम्हारा यहाँ से निबंध स्टार्ट हुआ है, फिर एक पन्ना ये, है ना, उसके बाद एक पन्ना ये, है ना, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारा तो निबंध एक ही पन्ना में खत्म हो गया। तो ये सब तरीका आपको ध्यान देना है बच्चा, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, रूपरेखा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार, है ना, जो भी है ना निबंध होगा उसकी रूपरेखा तुम जरूर लिखोगे, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्रस्तावना को ऐसे डॉट करके बनाएंगे, ऐसे करके फिर हम उसमें लिखेंगे, है ना, ये। और ध्यान रहे कि प्रस्तावना यानी कि जो पहली हेडिंग है ना, जो पहली हेडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ बनावटी ना होना चाहिए, है ना। उसमें आप उसको याद करके एकदम अच्छे से लिखो। अगर आपको निबंध नहीं पता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, प्रवीण क्लासेस पीसी। आप टेलीग्राम
है ना, इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से और आप प्रवीण क्लासेस पीसी सर्च करें, आपको मिल जाएगा वहाँ पे सारे निबंध, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी है कि आपकी जो पहली हेडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप हेडिंग लिख रहे हैं उसकी 2-3 लाइनें, अगर आपको नहीं आता है, आप बना के लिखना चाहते हैं तो 2-3 लाइनें सही लिखो, बीच में आप कुछ भी लिख दो चलेगा, लेकिन शुरुआत में कुछ बेकार मत करना बच्चा, ठीक है ना। और ये चीज़ें देख लो कैसे मैंने लिखा है, ठीक है ये। और देखो अगर कुछ ऐसी बात है जो कोटेशन है, कोई लाइन है 2-4 जो ऐसे है ना टीचर का ध्यान जा सकता है तो वो लिख दिया करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है जी, है ना, ये है ना, और फिर ये, और फिर उपसहार, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो आप नीचे लिख देना द एंड और अपना रोल नंबर लिख देना और यहाँ पे पेपर को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो टीचर को भी लगेगा कि लड़के ने द एंड लिखा है और रोल नंबर लिख दिया, इसका मतलब कि उसका पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है ना। सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई, इसमें आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, 7 नंबर। इस तरह से ये मैंने पूरे पेपर करा है ना, और चूँकि ये पूरा पेपर है ना मैंने ही लिखा है तो मैं अपने आप को ही है ना 50 में से 50 नंबर दे लेता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको भी 50 में 50 पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, इस बात की गारंटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, ओके बाय और बाय।